हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इन अटल, जहां पे हम फिजिक्स से रिलेटेड स्टडी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी अपडेट यहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे जो है इनका लुत्फ़ उठा सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 5 की जो पहली चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसमें बात करेंगे हम पॉइजन रेशियो, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में जो रिलेशंस होती है उसके बारे में बात करेंगे। जो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड जो बॉक मॉडुलस है, इन तीनों में रिलेशंस के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक दूसरा इक्वेशन निकालेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो में रिलेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक घन लेंगे और उस घन का जो है ये सामने का फलक है जिसका नामकरण कर दिए हैं हमने EFCD ऐसा करके। ठीक है, ये जो घन है इसकी जो लंबाई है उसको हम क्या माने, L माने। ठीक है, इस प्रकार से घन की जो लंबाई है वो L है और इस घन में हम जो नीचे का जो फलक है ये वाला भाग, इसको स्टेबल रख के ये वाला जो फलक है इसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं। इस तरीके से ये फोर्स इधर से अप्लाई हुआ तो ये जो घन है उसमें एक विकृति आ जाती है, उसको हम कहेंगे अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति जो होगी वो लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात के बराबर होती है। तो देखिए इस घन की जो लंबाई में वृद्धि क्या हो गई, घन की लंबाई घन जो है पहले यहाँ ई पे थी, अब ई से ई डैश पे चली गई, तो ई डैश ई इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और प्रारंभिक लंबाई, तो घन की जो प्रारंभिक लंबाई पहले थी ई सी, तो ये ई सी हो गई। तो इस प्रकार से देखिए यदि हम इनके बीच की जो दूरी है ई डैश के बीच की दूरी को ई माने और ये जो घन की लंबाई हम एल माने हैं तो हमको मिल जाएगा अपरूपण विकृति थीटा इज इक्वल टू E/L। ठीक है, इसके बाद जो बल लगा है उससे एक प्रतिबल भी लगेगा जो इसे पुनः अपनी स्थिति में लाने में कार्य करेगा। तो देखिए ऐसे में जो अपरूपण विकृति है, अपरूपण प्रतिबल है, वो हो जाएगा लगाया गया ये जो स्पर्शी बल और ये जो फलक है इसके रेंज का रेशियो होगा। तो देखिए लगाया गया बल F है और फलक का जो क्षेत्रफल है वो निकालेंगे हम लंबाई के फॉर्मूले से। तो देखिए इसका जो लंबाई क्या है L और चौड़ाई भी L ही है, तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई के फॉर्मूला से L² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें पता है अपरूपण विकृति और अपरूपण प्रतिबल, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस घन के लिए हम दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक इज इक्वल टू हो जाता है अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो देखिए यहाँ पे अपरूपण प्रतिबल क्या है, तो अपरूपण प्रतिबल है F/L², तो हमने F/L² रखा। फिर अपरूपण विकृति, तो अपरूपण विकृति यहाँ से देखिए E/L, तो E/L रखा। ठीक है, अब देखिए जो एकांक बल लग रहा है जिसको हम कह रहे हैं एकांक प्रतिबल, उस एकांक प्रतिबल के कारण इस घन के एकांक लंबाई में वृद्धि जिसको कहें अनुदैर्ध्य विकृति, वो है अल्फा। साथ ही साथ उस घन के प्रति एकांक लंबाई में संकुचन जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ विकृति, वो है बीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो ये अब इस चित्र से देखिए ये जो घन है इस घन में EF दिशा में जो प्रतिबल लगा है अपरूपण प्रतिबल, उसके कारण जो DF है, ये D और ये F, इस डायरेक्शन में क्या हुई है, विस्तार हुआ है। या यूँ कह दें कि CD जो भाग है या दिशा है इसमें संकुचन हुई है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि EF डैश दिशा में लगने वाले प्रतिबल और DF दिशा में जो विस्तार उसको बराबर करेंगे और हम ऐसे में जो विस्तार हुई है
या दो विकर्ण में जो वृद्धि हुई है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो प्रतिबल लगा है वो प्रतिबल भी दो प्रकार के होंगे। एक प्रतिबल ऐसा होगा जो विस्तार करेगा, तो दूसरा प्रतिबल ऐसा होगा जो इस डी एफ जो विकर्ण है उसमें क्या करेगा, एक संकुचन पैदा करेगा। तो चलिए देखते हैं, डी एफ विकर्ण में वृद्धि ये हो जाएगी विकर्ण की प्रारंभिक लंबाई गुना अपरूपण प्रतिबल गुना अनुदैर्ध्य विस्तार। ये जो विकर्ण है इस प्रकार से ये जो घन है और इस घन में जो विकर्ण है उसकी लंबाई का फॉर्मूला हम जानते हैं L/√2 होती है। तो चलिए उसी चीज़ को यहाँ पे रखे हैं L/√2 इंटू अपरूपण प्रतिबल। तो अपरूपण प्रतिबल हम निकाले हैं F/L², तो F/L² हम रख दिया। और अनुदैर्ध्य विस्तार, तो अनुदैर्ध्य विस्तार देखिए ये है अल्फा। ठीक इसी प्रकार से संकुचन प्रतिबल के कारण जो DF विकर्ण है उसमें संकुचन भी होगी, तो उसको निकालें, वो आता है L/√2 इंटू F/L² इंटू बीटा। अब देखते हैं कि जो घन है उसकी जो लंबाई में ओवरऑल या कहने टोटल वृद्धि कितनी हुई है। सो देखिए 2 और 3 से जो विकर्ण की ओवरऑल लंबाई में वृद्धि हो जाएगी L/√2 इंटू F/L² इंटू अल्फा प्लस L/√2 इंटू F/L² इंटू बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकालें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिलता है हमको L/√2 इंटू F/L² इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये जो वृद्धि हुई है घन की, जो विकर्ण में वृद्धि DF में वृद्धि, वो उस घन में अभिलंब डाले गए हैं उसके बराबर होगी, यानी कि NF' के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम देखें इस ट्राइंगल से, जो कि उस वृहद घन लिए थे उसमें से निकाले हैं छोटा सा भाग, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा NF' इस घन के बराबर, इस विकर्ण की लंबाई में वृद्धि के बराबर। और इस घन में देखिए जो DF' है, यानी कि ये D ये F', ये जो DF' है इसमें एक अभिलंब डालते हैं FN क्या है, इसमें एक अभिलंब है। तो जो विकर्ण है इस विकर्ण CF की, ठीक है, इसमें देखें तो जो DF है ये जो DF है इस DF में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि कितनी होती है, NF' वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, ये जो NF' वृद्धि हुई है उसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया FN क्या है, लंब था, तो बेसिकली ये आधार ही होगा। तो लंब और ये आधार, तो ये कर्ण होगा क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। तो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जो बल की डायरेक्शन कैसी है, तो बल लग रही है उसके अनुदिश, यानी कि हम उसको मानेंगे क्या, कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का एंगल निकालें कॉस 45, तो वो हो जाएगा कॉस 45 इज इक्वल टू NF' डिवाइड बाई FF'। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से NF' की वैल्यू निकाली, वो आती है FF' डिवाइड बाई कॉस 45। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये जो इक्वेशन आई है और इसको हम कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाता है L/√2 इंटू F/L² इंटू अल्फा प्लस बीटा, जो कि ये है उसको हमने साइड रख लिया। फिर ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको हम इस साइड रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो FF' है वो एक्चुअल में क्या है, चित्र से देखिए, ये जो FF' है वो है इस EE' के बराबर, यानी कि क्या है, वृद्धि है, लंबाई में वृद्धि E। तो उसको हमने यहाँ पे रख दिया। और cos 45 का हमने इस प्रकार से टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखें तो cos 45 को वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, हमने रख दी। अब क्या करते हैं, ये जो भाग है इसको हम इस साइड पक्षांतर कर दें, तो यहाँ हमको मिलता है F/L² इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E/, ये वाले L को पक्षांतर करेंगे तो L। अब ये जो इक्वेशन आई है E/L की वैल्यू, तो हमने एक इक्वेशन स्टार्टिंग में निकाला था, इक्वेशन 1, वो इक्वेशन था F/L² इज इक्वल टू E/L, जो कि दृढ़ता गुणांक थी। तो इस इक्वेशन में हम इस E/L की वैल्यू क्या रख देते हैं, तो हमें मिलता है ईटा इज इक्वल टू F/L² डिवाइड बाई F/L² इंटू 2 इंटू
अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये एफ बाई एल स्क्वायर, ये एफ बाई एल स्क्वायर कैंसिल हो रही है, तो हमको ईटा इज इक्वल टू मिल रहा है 1/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। बट हम एक और चीज़ यहाँ पे जानते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू ये होती है और बीटा इज इक्वल टू ये होती है, क्योंकि हमने इक्वेशन पहला जो व्यंजक था उसकी उत्पत्ति करते टाइम ये निकाले हैं। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, तो ये हो जाता है ईटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/y प्लस सिग्मा डिवाइड बाई वाई। यहाँ से हम y को कॉमन आउट करें तो ये ऊपर चला जाएगा और हमें मिलेगा ईटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस ईटा। जहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू हमें मिलता है 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। यही जो है y यानी कि यंग मॉडुलस, बॉक मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में क्या है, रिलेशंस है।